अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम आज भी लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। समन्वित खरपतवार नियंत्रण पर जानकारी भाग 2। टमाटर की फसलों में किए जाने वाले समसामयिक कार्य। खरीफ के मौसम में अपने प्रदेश के बहुत से किसान टमाटर की खेती करते हैं और जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं उन्हें अभी से ही इसकी तैयारी करनी होगी। तो किसान भाइयों, आप टमाटर की कौन कौन से किस्मों का चयन करें और खेत की तैयारी में किन किन वैज्ञानिक प्रबंधनों को अपनाएं, इसकी जानकारी आज हम लेंगे इस अंश के माध्यम से। हमने लगभग 3 बीघा खेत में टमाटर लगाए और सबसे पहले इस टमाटर का रोप तैयार किया था। टमाटर के पौधे लगभग 25 दिन में बन के तैयार हो जाते हैं। खेत में इनको लगाना पड़ता है तो सबसे पहले खेत में हकाई जुताई करवानी पड़ती है। उसके लिए ये गरड़े बनानी पड़ती है। इन गरड़ों की जो दूरी है लगभग 3.5 फीट की होनी चाहिए। इन पौधों की जो दूरी है वो लगभग 1.5 फीट की होनी चाहिए। इन गरड़ों के बीच इन टमाटर को दबा दिया जाता है। पौधे के थोड़े नीचे हिस्से को इनको चोपने के समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इन्हें शाम की टाइम पे रोपना चाहिए ताकि धूप से इनके पौधे न मुरझाएं और तुरंत बाद सिंचाई कर देनी चाहिए ताकि मुरझाने की संभावना कम हो। खेत में लगाने के बाद ये पौधे लगभग 20 दिन में थोड़े और बड़े हो जाते हैं। उसके बाद हमें इनमें बांस गाड़ना पड़ता है। तो किसान भाइयों, टमाटर की रोपाई करते समय और कौन से वैज्ञानिक पहलुओं को अमल में लाएं, आइए जानते हैं एक विषय विशेषज्ञ कृष्णपाल सिंह से। आप सबसे पहले ये देखें कि जो खेत है आपका, खेत थोड़ी ऊंची जगह पे होना चाहिए जहाँ पे पानी भराव ना हो, जल निकास की उचित व्यवस्था हो और मिट्टी अच्छी, उर्वरा शक्ति अच्छी होनी चाहिए। खेत में अभी आपने प्लोइंग करवा रखी होगी, कुछ आपको पौधे दिखाए होंगे, हल्के हल्के जो खरपतवार हैं वो खरपतवार होंगे। फिर एक बार और हकाई आप कर देना पहले बोने से। दूसरा इसमें ध्यान देने की बात ये होती है कि आप फसल लगाने से पहले इसमें 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की सड़ी हुई अच्छी गोबर की खाद डलवाइए जो 1 से 2 साल पुरानी हो। किसान भाइयों, इसमें जो अपन उर्वरक की जो मात्रा उपयोग करते हैं वो होती है 110 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस, 60 से 80 किलो अपन पोटास का उपयोग करते हैं। तो फास्फोरस और पोटास जो होता है ये रोपण करने से पहले ही आप खेत में लगा दें एक बार में। और जो नाइट्रोजन होता है, इसको नाइट्रोजन को आप 4 भागों में विभक्त कर लें। 4 भागों में आप 30 किलो आप रोपण से पहले लगाएं। 30 किलो जब आप वो 20 से 25 दिन की फसल हो जाती है तब लगाना चाहिए। फिर जो 30 से 35 किलो आप जब फसल 50 से 55 दिन की 60 दिन की हो जाती है, फ्रूटिंग आने वाली होती है, उस समय आप लगा दें। ये जो मैंने मात्रा बताई है ये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बताई है। इसकी जो बहुत अच्छी वेराइटीज़ हैं वो है पूसा रूबी। दूसरा इसके अंदर HS101 एक बहुत अच्छी वेराइटी है, हरियाणा हिसार से निकली हुई है। HS102 इसकी बहुत अच्छी वैरायटी है। तो इन तीनों वैरायटी में से आप कोई भी वैरायटी का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कई हाइब्रिड वैरायटीज़ जो आती हैं, प्राइवेट कंपनी कई हाइब्रिड वैरायटी निकालती हैं, उनका भी उपयोग कर सकते हैं आप। दूसरा, जिन किसान भाइयों ने नर्सरी नहीं लगाई है, बाहर से जो रोपण लेंगे, उनको ध्यान देने की बात यह है कि जहाँ से भी रोपण लें आप, तो वह विश्वसनीय जगह होना चाहिए। रोपण से पहले ध्यान देने की बात यह होती है कि आप जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो इसको पहले उपचारित करें,
जो आपकी रोप होती है, तो रोप को उपचारित करने के लिए आप डायथेन M45, बाविस्टीन इनका 2 ग्राम प्रति लीटर की मात्रा में घोल बनाकर पूर्ण रूप से पौधे को डुबा दीजिए इसको 2 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद में आप इसकी ट्रांसप्लांटिंग कीजिए। रोपण करते समय जो दूसरी बात अपने आती है कि कितनी दूरी पे आपको लगाना है, तो इसके लिए आप ध्यान दें, पौधे से पौधे की दूरी 1.5 से 2 फीट की होती है और कतार से जो कतार की दूरी होती है वो भी 1.5 से 2 फीट की होती है। आप पौधे से पौधे की दूरी को कम कर सकते हैं अगर आप सघन मात्रा में लगाना चाहते हैं तो ये तो हो गई अपनी रोपण की बात। दूसरा जो बात आती है कि किस प्रकार से आप आंतरिक क्रियाएं किस प्रकार से करेंगे इसमें आगे पौध रोपण के बाद में। ये बरसाती फसल में पानी भराव बहुत बड़ी समस्या, जल निकासी की व्यवस्था करें आप पूर्ण रूप से। अगर बरसात नहीं आ रही है, 10 से 15 दिन का अंतराल अगर पड़ गया है बरसात के अंदर, तो आपकी जो वैरायटी आपने लगा रखी है उसकी मांग क्षमता के अनुसार पानी लगाएं। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा जितनी बातें बताई गई हैं, अगर इन सभी का आप ध्यान रखते हैं तो जो बरसाती फसल जो है टमाटर की, उससे अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं आप। किसान भाइयों, कल के अंश में हमने आपको विभिन्न प्रकार की फसलों में उगने वाले खरपतवारों की जानकारी दी थी। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इन खरपतवारों के समेकित प्रबंधन के बारे में आपको अवगत कराएंगे कार्यक्रम की इस प्रस्तुति के माध्यम से। किसान भाइयों, जैसा कि हमने कल के अंश में आपको खरपतवारों एवं फसलों पर उनके हानिकारक प्रभाव के बारे में बताया था, अतः आज हम चर्चा करेंगे खरपतवारों के एकीकृत प्रबंधन के बारे में, जिसमें कुछ ऐसा प्रबंधन करना होगा जिससे आर्थिक क्षति न हो एवं फसलों को भी नुकसान न पहुंचे। एकीकृत खरपतवार प्रबंधन इस प्रकार है। सर्वप्रथम गर्मी में गहरी जुताई एवं मानसून से पहले प्राप्त वर्षा का लाभ उठाकर जुताई करना। इससे खरपतवारों के अवशेष तथा वर्षा से जमे हुए खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। समुचित फसल चक्र अपनाना, जैसे धान के स्थान पर सोयाबीन की खेती करने पर धान की फसल में पाए जाने वाले जंगली धान की कमी हो जाती है। खरपतवार रहित प्रमाणित बीज ही प्रयोग में लाएं। बुआई हमेशा लाइनों में करें तथा पौधों से पौधों की दूरी उस फसल के अनुसार बनाए रखें, जिससे अन्य कर्षण क्रियाओं को करने के साथ साथ खरपतवार नियंत्रण में भी सहायता होगी। 3 से 4 सप्ताह में फसलों में उगे खरपतवारों की निंदाई गुड़ाई करें। जैसे धान की दोजियों के प्रस्फुटन के पूर्व खेत को खरपतवार रहित रखा जाए तो सबसे अधिक लाभ होता है। इसी प्रकार मूंगफली के प्रस्फुटन के 4 सप्ताह पश्चात तक खरपतवारों से रहित खेत रखा जाए तो फसल को कोई क्षति नहीं होगी। खेतों तथा इसके चारों ओर बनी नालियों में नहीं रहने देना चाहिए, अन्यथा इनका फैलाव फसलों में हो जाएगा। गोबर अथवा कंपोस्ट की खाद पूर्णतः सड़ी हुई हो तभी प्रयोग करें। खरपतवार आच्छादित क्षेत्रों में चरने वाले पशुओं की चराई खेतों में ना कराएं। फसलों के बीच में सूखी घास, फसल अवशेष का प्रयोग मल्चिंग के रूप में करें। यह विधि खरपतवारों के नियंत्रण के साथ साथ नमी संरक्षण में भी सहायक होती है। हरी खाद का प्रयोग करें। नर्सरी उगाने वाले खेतों में सौर उपचार विधि को अपनाएं। यदि कृषि उपकरणों को खरपतवार प्रभावित क्षेत्रों में लाया जाता है तो प्रयोग पूर्ण उपकरणों को अच्छी तरह से साफ कर लें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खरपतवारों को यांत्रिक विधि द्वारा कैसे नियंत्रित किया जाए। क्योंकि खेत को हमेशा खरपतवार मुक्त नहीं रखा जा सकता है, अतः हमें फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं में खरपतवारों से मुक्त रखना होगा। जिसमें यदि सोयाबीन की बात करें तो इसमें प्रथम निंदाई 15 से 20 दिन की अवस्था पर एवं दूसरी निंदाई 30 से 45 दिन की अवस्था पर व्हील हो, राइलैंड बीडर, खुरपी, कुल्फा, डोरा आदि चलाकर खरपतवारों को नियंत्रित करें। इसी तरह अरहर की फसल में बोने के पश्चात 25 से 30 दिन में तथा 45 से 50 दिन के बाद कुल्फा या डोरा चलाएं। मूंग व उड़द की फसल में 20 से 25 दिन के भीतर व दूसरी 40 से 45 दिन में डोरा, कुल्पा या खुरपी द्वारा निंदाई करें। मूंगफली की फसल में बोने के 15 से 20 तथा 35 से 40 दिन बाद 3 बार डोरा व कुल्पा चलाएं। धान की खड़ी फसल में
2 बार 20 से 25 दिनों और 40 से 45 दिनों की अवस्था पर निंदाई करें। जहां बियासी विधि द्वारा धान की खेती की जाती है, वहां 7 दिनों के अंदर पहली व दूसरी निंदाई 25 से 30 दिन की अवस्था पर करें। इसी प्रकार मक्का, ज्वार, बाजरा में पहली निंदाई 20 से 25 दिन एवं दूसरी निंदाई 40 से 45 दिन की अवस्था में डोरा, कुल्पा, मेचवीडर द्वारा करें। इसी तरह कपास की क्रांतिक अवस्थाओं में डोरा एवं कुल्पा चलाकर निंदा नियंत्रण करें। अब बात करते हैं रासायनिक विधि द्वारा खरपतवार नियंत्रण की, जिसमें सर्वप्रथम बात आती है धान की। तो जहां धान की सीधी बुआई की जाती है, वहां पर बुआई के तुरंत बाद ब्यूटाक्लोर 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। यदि चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार की अधिकता होती है तो 2,4-D नामक नींदानाशी 200 ग्राम प्रति एकड़ का छिड़काव लगभग 25 से 30 दिनों तक की फसल पर करें। यदि कोई और फसल धान के साथ हो तब इसका छिड़काव ना करें। इसी तरह मक्का, ज्वार एवं बाजरा में प्रमुख नींदानाशक सीमाजिन या एट्राजिन 1 से 1.5 किलोग्राम अथवा एलाक्लोर 1 से 2 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर का 500 लीटर पानी में घोल बनाकर फ्लैट फैन नोजल से छिड़काव करें। किसान भाइयों, अब यदि दलहनी फसलों की बात करें तो मूंग एवं उड़द हेतु नींदानाशक दवा जैसे बसालीन या पेंडामिथिलीन की 2 लीटर की मात्रा प्रति हेक्टेयर के मान से 600 से 800 लीटर पानी में मिलाकर बोनी पूर्व छिड़काव करें। इसी तरह अरहर की फसल में एलाक्लोर 1.5 किलोग्राम 500 लीटर पानी में घोल बनाकर बोनी के तत्काल अंकुरण के पूर्व छिड़काव करें। अब बात करते हैं तिलहनी फसलों की, जिसमें सर्वप्रथम बात करते हैं सोयाबीन एवं मूंगफली की। बोनी से पूर्व फ्लूक्लोरोलिन 45 EC की 1 से 1.5 किलोग्राम क्रियाशील अवयव प्रति हेक्टेयर बोनी से पूर्व नम मिट्टी में छिड़क कर बखर से अच्छी प्रकार मिला दें। सोयाबीन की बोनी के 20 दिन बाद खड़ी फसल के अंतर्गत इमेजा थापिर नामक दवा का 75 ग्राम क्रियाशील अवयव प्रति हेक्टेयर छिड़कने से खरपतवार का नियंत्रण सफलतापूर्वक किया जा सकता है। अब बात करते हैं कपास की। तो कपास में नींदा नियंत्रण करने हेतु मध्यम भारी भूमि में डाईयूरान 750 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर बोने के बाद व अंकुरण होने से पहले घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, इन रासायनिक नींदानाशकों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करें। किसान भाइयों, खरपतवारों को जैविक विधि द्वारा भी नियंत्रित किया जा सकता है, जो प्रकृति में मौजूद रहते हैं, जैसे गाजर घास के नियंत्रण हेतु मैक्सिकाना बीटल। तो किसान भाइयों, यदि आप बताई गई विधियों द्वारा खरपतवारों का नियंत्रण करते हैं तो निश्चित ही अपनी फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द हाजिर होंगे और कार्यक्रम में आगे हैं और भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दुधारू पशुओं में बाह्य परजीवियों की समस्या एवं निदान पर जानकारी। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी। BBC ग्लोबल इंडिया, महसूस करें खबरों की धड़कन। वो रूहानी लफ्ज जो आज भी हैं जहन में। वो खुदाई मौसीकी जो ले आए जन्नत जमी पर। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। वो दिलकश अंदाज जो लौटा लाए गुजरा जमाना। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। देखिए भूले बिसरे गीत। डरना क्या, जब प्यार।
ये नहीं है कोई परियों की दास्तां, ना ही सास बहू की है ये कहानी। ये दास्तां है सच्ची वारदातों की, दिल दहला देने वाले अपराधों की। करेंगे हम पर्दाफाश ऐसे वाकयात का, दास्ताने जुर्म। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने हरियाणा में डेयरी व्यवसाय एक लाभकारी कृषि व्यवसाय बना है, परंतु इसमें अन्य व्यवसायों की भांति कुछ समस्याएं पशुपालकों के सामने आती हैं। इन्हीं समस्याओं में से एक है पशुओं के अंतर और बाह्य परजीवी प्रकोप की, जिसके कारण दुग्ध उत्पादन पर विपरीत असर पड़ता है। हमारे बीच एक पशुपालक भाई मौजूद हैं जिनके पशु में कुछ ऐसी समस्या ग्रसित है। किसान भाइयों, इस प्रकार की समस्या का निदान आप किस तरह से करेंगे, इसकी जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर प्रेमचंद। आपने ये सवाल किया है, आपकी जो गाय पाल रहे हैं उन सभी गायों में अठेला, यानी जिसको हम देहाती भाषा में अठेला कहते हैं, पर हम लोग टिक्स एंड माइट्स इसके कहते हैं, कि अभी जो बरसात का समय है इस समय में ही इसका प्रकोप ज़्यादा होता है। ये बहुत तरह की बीमारियां पैदा करती है, जैसे आपके गायों के शरीर में ये चिपक करके ब्लड सक करता है, यानी खून चूसता है, और आपके गायों के शरीर में ब्लड के माध्यम से, खून के माध्यम से पैरासाइट को छोड़ता है, जिससे आपके गायों में बहुत तरह के बीमारियां हो सकती है। आपकी गायें कमज़ोर हो सकती हैं, आपकी गायों में दूध उत्पादन क्षमता कम हो सकता है, गायें खाना कम खा सकती है, बीमार रह सकती है, गायों के शरीर का टेम्परेचर बढ़ सकता है, इत्यादि बहुत सारी संभावनाएं हैं। अतः किसान बंधु, इस तरह से अगर आप सावधानियां नहीं बरतेंगे तो आपकी गायों में बहुत सारी बीमारियां होकर के अंततः आपको बहुत सारी आर्थिक क्षति हो सकती है। किसान बंधु, सर्वप्रथम आपको बताना चाहेंगे कि इस तरह की बीमारी, यानी कि आपके गायों में या गायों के बच्चे के शरीर पर अगर इस तरह का कोई प्रकोप टिक्स और माइट्स का होता है तो इसके लिए कुछ सावधानियां बरतें। जैसे आप अपने रहने वाले गायों का जहां स्थान है वैसे स्थानों को साफ सुथरा रखें। अगर आपके गायों के शरीर पर इस तरह का कोई भी परजीवी, इसको एक्सटर्नल पैरासाइट कहते हैं, अगर ये परजीवी पाया जाता है, टिक्स हो या माइट्स हो, तो ऐसे परजीवी को आप कोशिश करें निकाल देने के लिए। और उसका तरीका है कि अगर आपके गाँव में बड़े बड़े परजीवी जो दिखता है, उसे एक बर्तन में केरोसिन तेल लेकर के उसे वहाँ से पकड़ के और उस केरोसिन तेल में आप डालते जाएं, जिससे वो मर जाएगा। दूसरी विधि ये है कि जितने भी पैरासाइट अगर आप निकाल सकते हैं तो निकाल करके और उसे एक स्थान पर करके उसे आग से जला दें, जैसा कि अभी आपको बताया गया। दूसरी विधि ये है किसान बंधु, एक दवाई आती है साइपरमेथ्रिन या डेल्टामेथ्रिन, इसका 5 से 7% या 10% सॉल्यूशन मार्केट में अवेलेबल है। इसे आप 4 से 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला करके शरीर पर लगा दें। ध्यान दें किसान बंधु, ऐसी स्थिति में आपकी गाय उस लगाए हुए शरीर को चाटे नहीं, क्योंकि ये विषैला होता है, आपकी गायों को नुकसान हो सकता है। अतः सावधानी बरतते हुए आप अपने गायों को ये दवाई का प्रयोग करें और 2 घंटा छोड़ने के बाद आप उसे अच्छी तरह से स्नान करा दें। अगर सप्ताह में 2 बार इस दवाई का प्रयोग किया जाए तो पूरी तरह से इस पैरासाइट से निजात मिल सकता है। इसके लिए आप किसान बंधु 2-3 बातों का ध्यान रखेंगे तो आप इससे भी बच सकते हैं, क्योंकि ये बीमारी कहा भी जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्योंकि अगर आप बचेंगे तो आपको आर्थिक क्षति से भी बचाया जा सकता है। क्योंकि जो गायें आप पाल रहे हैं ये हाइब्रिड नस्ल की गायें होती है, इनमें इस तरह के पैरासाइट का प्रकोप बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि आपकी गाय
एक जगह बंधी रहती है। अगर एक गायों में ये प्रकोप होगा यानी टिक्स और पैरासाइट का प्रकोप होगा तो वो आसपास की जितनी भी गायें हैं सभी गायों में ऐसा हो सकता है। अतः अगर दवाई का प्रयोग करते हैं तो आप सभी गायों में एक साथ इस दवाई का प्रयोग करें ताकि आपकी गायों में इस तरह का पैरासाइट एक साथ नष्ट हो जाए और एक दूसरे से किसी में पनप ना पाए। तीसरी बात, जो अंतिम बात हम बताना चाहेंगे कि अगर आपने गायों के ऊपर शरीर पर जो पैरासाइट है आप उसे समाप्त कर दिए, परंतु आपने गायों के रहने वाले जगह पर ऐसा आपने नहीं किया तो फिर 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर आपके गायों के शरीर पे ये परजीवी फिर पैदा हो सकता है। अतः जो आप रखने का जगह यानी जिसको आप खटाल बोलते हैं या डेयरी फार्म बोलते हैं उस जगह को भी आप इस परजीवी से निजात दिलाना पड़ेगा। इसके लिए 2-3 तरीका है। आप कुछ सर्टेन दवाइयाँ छिड़काव कर सकते हैं या हीट ट्रीटमेंट बोलते हैं, एक विधि है जिससे भी इस परजीवी को मार सकते हैं। सर्टेन दवाइयाँ जैसे कि आप गैमेक्सिन पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर या फिर समय समय पर फिनाइल से सफाई करते रहें ताकि इस तरह का परजीवी ना दिखे और जो जानवर आपका स्वस्थ है, जो जानवर में इस तरह का पैरासाइट नहीं है, वैसे जानवरों में ऐसा पैरासाइट फिर से पनप नहीं पाए, जिससे कि आपका जानवर ना तो बीमार हो ना फिर अस्वस्थ हो, दूध उत्पादन क्षमता घटे नहीं और आपका जानवर सही सलामत रहे। अतः किसान बंधु कुछ सावधानियां बरतेंगे तो आपका डेयरी सही रहेगा, आपका जानवर सही रहेगा और आपका आर्थिक और मानसिक क्षति से आप बच सकते हैं। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। वो रूहानी लफ्ज जो आज भी हैं जहन में, वो खुदाई मौसीकी जो ले आए जन्नत जमी पर। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। वो दिलकश अंदाज जो लौटा लाए गुजरा जमाना। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। देखिए भूले बिसरे गीत, डरना क्या जब प्यार। बीबीसी, दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी। बीबीसी ग्लोबल इंडिया, महसूस करें खबरों की धड़कन। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। वर्तमान समय में किसान भाइयों, जो निमाड़ में कपास लगाई गई है वो 2 प्रकार से कपास लगाई जाती है। गर्मी में, जिसको मध्य मई से लेकर के किसान भाई रोते हैं, बुआई शुरू कर देते हैं, और दूसरा जब बरसात होती है उस समय। तो ऐसे में किसान भाइयों जो गर्मी में जिसकी कपास लगी हुई है, जिसकी उम्र करीब 40 दिन हो गई है, अब की बार ऐसा मौसम के परिवर्तन के कारण एक नई समस्या कपास में देखी जा रही है, जिसको हम लोगों ने न्यू विल्ट के नाम से जाना है। सुबह हम अपने खेत में टहलते हैं तो पूरे पौधे स्वस्थ दिखते हैं, लेकिन जब हम शाम को जाते हैं तो कई पौधे ऐसे होते हैं जो मुरझा जाते हैं। उनकी पत्तियां नीचे को झुक जाती हैं, तना नीचे से हल्का सा लाल हो जाता है,
और भविष्य में ऐसा लगता है कि ये पौधा सूख जाएगा। तो इससे बचने के लिए किसान भाइयों, सबसे पहले हम आप लोगों को ये सलाह देना चाहेंगे कि ये किसी फफूंद के कारण नहीं हुआ है। हम इस पे यूरिया का घोल से ड्रेंचिंग करें तो 100 लीटर पानी में 1.5 किलोग्राम यूरिया को घोल लें और बचाव के उद्देश्य से फंजीसाइड कार्बेंडाजिम 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से मिलाएं, या अर्थात 100 लीटर में 200 ग्राम कार्बेंडाजिम। और इसका जब घोल बन जाता है तो पंप की सहायता से अथवा लोटा या गिलास की सहायता से, यहाँ पर हम ड्रिप से प्रयोग करने का सुझाव नहीं देंगे। जैसे पौधे हैं, अगर छोटा पौधा है तो कम से कम आधा लीटर पानी उसके पौधे की जड़ के चारों तरफ गिराएं, और अगर बड़ा पौधा है तो 1 लीटर पानी उस जड़ के चारों तरफ गिराएं। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि पौधे की पत्तियों के ऊपर पानी को बिल्कुल नहीं गिरने देना है। और जब ये घोल का प्रयोग आप करेंगे किसान भाइयों, तो जो पौधे को झटका लगे हुए अभी 24 से 36 घंटे हुए हैं, वो पौधा पुनः अपनी स्थिति को प्राप्त कर लेगा। लेकिन जो इस पौधे को 4 से 5 दिन हो गए हैं खराब हुए, तो उस पौधे के ठीक होने की संभावना थोड़ी कम है। क्योंकि पत्तियां लाल होने की भी समस्या आती है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग और साथ में मुख्य पोषक तत्वों का प्रयोग 13-0-45 अथवा 19-19-19 ले लें। इनमें से कोई भी एक मिश्रण 100 ग्राम एक पंप में, एक सूक्ष्म पोषक तत्वों का 25 ग्राम उसी में डालें और इसका मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा किसान भाइयों, कपास के खेतों में वर्तमान में लाल पत्ती रोग देखा जा रहा है। तो किसान भाइयों, हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि पौधों में इस समस्या के अनेक कारण हैं, जिनमें से प्रमुख कारण है खेतों में अधिक जल जमाव, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी एवं फफूंद का प्रकोप आदि। इस समस्या के कारण पौधे की पत्तियां धीरे धीरे लाल होने लगती है। इसके कारण पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है। अतः इस समस्या के निवारण हेतु खेतों में जल निकास की उचित व्यवस्था करें। यदि खेतों में जिंक तत्व की कमी हो तो 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। जहां तक कीटों की बात है, तो वर्तमान में कपास की फसल पर रस चूसक कीट जैसे सफेद मक्खी, माहू, फुदका, लाल मकड़ी आदि का प्रकोप होता है, जो कि पौधों का रस चूसकर उन्हें हानि पहुंचाते हैं। अतः इन कीटों के नियंत्रण हेतु कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में नीम तेल की 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। खेत को खरपतवार मुक्त रखें एवं संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। यदि इन कीटों का प्रकोप अधिक होता हो तो मिथाइल डेमेटोन 25 EC 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। तो किसी प्रकार की आपकी पत्तियां एक तो लाल नहीं होंगी, पौधा पुनः अपनी स्थिति में आ जाएगा और आपकी किसान भाइयों फसल और अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। वैज्ञानिक विधि से धान की खेती पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है annadaata@hp@tv.co.in। इसके अलावा हमारी निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।